हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज मैं बात करूंगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर क्लास 9 यूनिट 3, जिसमें अपन लोग केवल 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी छोटा रखने वाले हैं। एटम्स एंड एटॉमिक मास, यानी एटम और उसका एटॉमिक मास कैसे क्लासीफाई करते हैं या कैसे डिटरमाइन करा जाता है, वो चीज़ सीखेंगे। तो एटम की डेफिनेशन ढेर सारी हैं, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। चैप्टर जब भी स्टार्ट हुआ था पहला तब, जब भी तीसरा स्टार्ट हुआ था तब, जब भी दूसरा स्टार्ट हुआ था तब। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक नई डेफिनेशन जो पीछे से थोड़ी सी हटके फर्दर डिवाइडेड नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये डेफिनेशन है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not have independent existence। ठीक है ना। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे ढेर सारी नोबल गैसेस हैं, उनके एटम इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अकेले अकेले घूमते हैं। और जैसे मैं आपके सामने बता दूं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इनर्ट गैसेस होती है, रिएक्ट नहीं करती, मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है ना। क्या इस टुकड़े में एक ही आयरन का एटम होगा? नहीं, ढेर सारे आयरन के एटम होंगे, पास पास जुड़े हुए करोड़ों की संख्या में होंगे, ठीक है ना। इसको पता कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक माइक्रोस्कोप है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। स्कैनिंग बोल दूं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से अपन लोग इसमें एक एक एटम को देख सकते हैं। जो स्टडी किया गया था वो किया गया था आपका सिलिकॉन के कंपाउंड पर, ठीक है ना। तो एटम समझ में आ गया, एटम का टुकड़ा समझ में आ गया, कैसे ढेर सारे एटम एक दूसरे पर चिपटे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्टेंस हो सकती है। जैसे कोई भी आपकी नोबल गैस है बेटा, ठीक है ना। क्लास 9 के अकॉर्डिंग ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अपन लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि एटॉमिक मास कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। तो हेडिंग लगाते हैं अपन लोग बढ़िया सी, एटॉमिक मास। जरा समझने की कोशिश कीजिए वो भी। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो बेटा, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका जो मास है ना, वो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो ढेर सारी डेफिनेशंस हैं, ढेर सारी थ्योरी आई हैं। पहले हाइड्रोजन के साथ क्लासीफाई किया गया था इसका मास, फिर ऑक्सीजन के साथ, लेकिन फाइनली 1961 में, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 1961 में, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इन्होंने क्या किया बेटा, मैं बता दूं आपको। इन्होंने कार्बन का जो आइसोटोप था, कार्बन आइसोटोप C12, ठीक है, जो कार्बन का आइसोटोप था कार्बन 12, उसको एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया, एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड मान लिया। और इस कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही इन्होंने क्या किया, सारे के सारे एटम्स के मास निकाल दिए। कैसे निकाल दिए जरा समझिएगा। तो ये डेफिनेशन सिलेबस में है, इस डेफिनेशन को ही आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी कॉन्सेप्ट ढेर सारे हैं, बट वही डेफिनेशन लिखनी है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज, और आपको बता दूं मैं बेटा कि एक C12 होता है, इसका मास भी 12 ही होता है, ठीक है ना। दी एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। ये एवरेज रिलेटिव मास क्यों निकालने हैं? क्योंकि ढेर सारे एटम्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, यानी कि ढेर सारे डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। इस वजह से अपन लोगों ने क्या लिया है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम
ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन का कौन सा एटम, C12, कितना लिया गया है, टेकन एज 12। इसका मास अपन लोगों ने कितना लिया है, 12 लिया है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन यहाँ से अपनी। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि कार्बन 12 का जो मास है उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, वो भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, बट ये डेफिनेशन बढ़िया है, स्टैंडर्ड है, तो लिख लीजिए। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है एटॉमिक मास इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, एटॉमिक मास इक्वल्स टू हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट। कैसे, मास ऑफ एन एटम, अभी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन दूंगा आपको, ठीक है ना, अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और कौन सा कार्बन एटम, C12। ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जरा समझिए, देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब जो डेफिनेशन है वो है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड द number of times an atom of the element is heavier than a carbon atom taken as 12, और बोल सकते हो 1/12 of the mass of कार्बन एटम। ये भी डेफिनेशन हो सकती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से, हाँ या ना। चलिए भाई, आती है समझ में। अब अच्छा समझिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जैसे मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन का आइटम है, क्या है, ऑक्सीजन का आइटम है। एग्जांपल लेते हैं, अगर इसकी यहाँ तक बात करो ना तो इसकी यूनिट भी बता देंगे, इसकी यूनिट यूनिफाइड मास है, लेकिन अभी यू से डिपेंड कर रहे हैं, बट AMU आएगा तब डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसका मास होता है 16U इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? मीन्स द ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या है, द ऑक्सीजन एटम कितने टाइम्स हैवियर है, 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 of the mass of कार्बन एटम। और इसी को 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU। ठीक है, क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से आप लोगों के कि 1 AMU क्या होता है आपका, जो ये मास है ना 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, 1 AMU। ओके, तो रिलेटिव मास की जो यूनिट पहले हुआ करती थी वो होती थी आपकी एटॉमिक मास यूनिट, स्केल पे नापते थे अपन लोग। अब इसकी यूनिट क्या बोलते हैं, U, जो कि क्या है, यूनिफाइड मास। यानी कि ये मॉलिक्यूल के लिए भी यूज हो सकती है और आपके एटम के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो पहले वो यूज़ करते थे एटॉमिक मास यूनिट वो केवल एटम्स के लिए होती थी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे AMU और मॉलिक्यूल के मास की। ठीक है, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे ही अगर अपन लोग बात करें हाइड्रोजन की तो बनी हुई हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम की बात करें तो 23U Na हो जाएगा, Na का मास हो जाएगा। तो ये ढेर सारी आपके एटॉमिक मासेस हैं।
तो ये एटॉमिक मास जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लर्न हो जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस करिएगा, अपने सामने लिख लीजिएगा, अपनी जो जहाँ पढ़ते हो टेबल पर रख लीजिएगा या टेबल के सामने जो बॉल हो आपके उस पर चिपका लीजिए। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें रटने हैं, जैसे जैसे देखेंगे आप, जैसे जैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें लर्न होती जाएंगी। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।